वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड। साथियों, आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड में। और सरस्वती पूजन का हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजन के शुभ अवसर पे आप लोगों को। तो आज हम लोग देखेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों एक ही वीडियो में, और उनके रचनाओं के भी नाम देखेंगे। तो देखिए जीवन परिचय, तो जीवन परिचय देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। यानी सन 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म? मैथिली शरण गुप्त जी का, और झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। देखिए इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था, ठीक है। देखिए इनके पिता का नाम जो था रामचरण गुप्त था और उनके माता जो थी काशीबाई। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए माता पिता का नाम और गांव का नाम और इनका जो है डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, जन्म देख लिया हम लोग 1886। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से उन्हें अधिक प्रेरणा मिली। यानी लेखक या कवि बनने के लिए प्रेरणा जो थी इनको, मैथिली शरण गुप्त जी को, उनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से उन्हें अधिक मिली, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों। तो एक बार इसको अपने सनसनी निगाहों से देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यानी उनसे प्रेरणा मिली। अब हम लोग देखते हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु के बाद से देखते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त के पिता भी एक अच्छे कवि थे, ठीक है। यानी जो आनुवंशिकी लक्षण होता है, देखिए इनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे कवि थे। तो इनके भी मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भी कवि बनूं। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त के पिता भी एक अच्छे कवि थे जिसने इन पर माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, ठीक है। जिनसे यानी माता पिता का पूर्ण प्रभाव इन पे पड़ा। देखिए गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। इनको साकेत महाकाव्य के लिए पारितोषिक भी मिला, ठीक है। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें पारितोषिक भी मिला। देखिए भारत सरकार द्वारा इनको साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण जो होता है भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, ये भारत रत्न के बाद से तो पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यानी इनको साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया गया। अंतिम दिनों तक यह निरंतर साहित्य सेवा करते रहे। यानी अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी इन्होंने साहित्य सेवा करते रहे, ठीक है। देखिए सन 1964 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब हम लोग देखिए 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। इसको एक बार शुरू से देख लीजिए साथियों। अगर शुरू से देखेंगे तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए शुरू से हम लोग देखते हैं। तो देखिए जीवन परिचय, जीवन परिचय के बाद से उसके बाद देखिए जीवन परिचय से आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय यहाँ तक खत्म हुआ, ठीक है। यानी स्वर्गवास हो गया, यहाँ तक इनका जीवन परिचय खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे साहित्य परिचय, यानी साहित्यिक परिचय। साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया है उसके बारे में देखिए। तो देखिए साहित्यिक परिचय है, देखिए क्या, गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। यानी जो भी रचना करते थे राष्ट्र के हित के लिए करते थे, ठीक है। और उनकी रचनाएं विशेषता बहुत ही अच्छी होती थी। देखिए इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम झलकती थी, ठीक है। इनकी रचनाओं में क्या होती थी? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम हमेशा झलकती रहती थी। इसलिए सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। यानी जब राष्ट्र में इतना ज़्यादा इनको प्रेम था राष्ट्र के लिए, इसलिए इनको कई कवियों ने मिलकर राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी, ठीक है। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें पारितोषित यानी मंगला प्रसाद पारितोषित व भारत सरकार के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं साथियों। देखिए यह खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, ठीक है। क्या दिए हैं? खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो आखिरी लाइन है, इसके बाद रचनाएं आएंगी। देखिए द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि भी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। यानी द्विवेदी युग के सबसे अच्छे और लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अब इनकी रचनाएं देखिए इनकी रचनाएं, सभी रचनाएं दो प्रकार की हैं। इनकी जो सभी रचनाएं हैं दो प्रकार की। पहला अनुदित रचना है और दूसरा मौलिक रचना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अनुदित रचनाओं में वीरांगना, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि देख सकते हैं, और मौलिक में साकेत, भारत भारती, यशोधरा आदि देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इनमें से 2-3 रचनाएं भी लिख सकते हैं। यानी इनकी
प्रमुख रचनाएं करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं एक नए और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।